सभी को स्टडी एंड हेल्थ चैनल में स्वागत है। मैं ऋषि झा। आज का जो टॉपिक है वो है धातु अधातु। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने धातु अधातु में पढ़ा था वो धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया, जिसमें हमने धातु जो है उसमें ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके देखे थे, गर्म जल के साथ करवा के देखे थे, भाप के साथ अभिक्रिया करने वाले धातुओं को देखे थे, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है वैसे धातु को देखे थे, और जो ऐसे धातु को भी देखे थे जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है प्रायः जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, पानी की सतह पे तैरने लगता है। इन सारी प्रकृति को हम लोगों ने देखा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है धातुओं को अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हम देखने वाले हैं, करा के देखने वाले हैं। तो परिणाम क्या होता है। तो ये जो टॉपिक आज का है उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो कि क्लास 10th के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वन डे एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी को आज का जो लेक्चर है वो हेल्पफुल होने वाला है। शायद जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं स्टैटिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बहुत सारे एग्जाम में अब बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन पूछे जाने लगा है, और शायद मेरे द्वारा ये जो प्रयास है उस समय इस प्रयासों से शायद आपको हेल्प हो सके। तो आइए हम देखते हैं, धातु और अधातु को अच्छे से समझते हैं, और उसमें अधातु को बाद में समझेंगे, धातु को अभी हम समझ रहे हैं। तो जिसमें आज जो हम देखने वाले हैं धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा के तो क्या होता है। तो पहले देखिए, धातु जो होते हैं, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। यहां पे साइड में आप देख रहे हो धातुओं का सक्रियता श्रेणी को हम जो है यहाँ पे दर्शा दिए हैं। और अब जो हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप जान रहे हो, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं या प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये जो संगत, जैसे कि हम देखिए यहाँ पे, जैसे कि धातु अगर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करवा के हम देखते हैं कैसे होता है, लवण बनता है कि नहीं, है कि नहीं, तो जांचते हैं। तो पहला नंबर का जो धातु है वो है पोटासियम। क्या है, पोटासियम। ठीक है, तो अगर हम पोटासियम की बात करें, पोटासियम को अगर हम HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो ये जो होता है, इससे पहले ये जो हम लेंगे ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, और ये बनेगा क्या, KCl प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, है ना। ये भी जो होगा ये गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो बना है, ये बना है, ये एक लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहां पे अब देखते हैं, इसको अगर हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, K2 प्लस SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगर हम अब सेकेंड नंबर
सोडियम को HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, Na और Cl जहां रहेगा फटाक से जुड़ के लवण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? लवण। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस तो बन ही रहा है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें जो क्लोरीन है ना और सोडियम जहां भी रहेगा फटाक से ये जुड़ेगा, बहुत पक्का वाला दोस्ती है इन दोनों के साथ, है ना, जुड़ेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, और सोडियम को H2SO4 के साथ मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं कैल्शियम, है ना। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? कैल्शियम। तो कैल्शियम को अभिक्रिया करवा के हम देखते हैं, तो आइए चेक करते हैं। कैल्शियम को अगर हम HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। CaCl2 प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैल्शियम को H2SO4 से निर्माण मतलब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अब चौथे नंबर पे मैग्नीशियम को अभिक्रिया करवा के देखते हैं। मैग्नीशियम धातु को अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, MgCl2, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम इस मैग्नीशियम को अगर हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, MgSO4 प्लस H2, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो आइए अब हम देखते हैं एल्युमिनियम का करवाते हैं। एल्युमिनियम को तनु सल्फ्यूर मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा के देखते हैं क्या होता है ना। तो देखिए ये एल्युमिनियम है, अगर इसकी अभिक्रिया HCl से होगा तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये AlCl3 कैसे हो गया, तो आप जानते हो एल्युमिनियम का सांद्रता कितना होता है, 3, इसका कितना होता है, 1, इसका कितना होता है, 1। तो इस प्रकार से जो है पिछले 9th क्लास में आप लोगों ने फार्मूला के निर्माण आप लोगों ने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये AlCl3 का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आइए अगर हम इसको पुनः तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं, एल्युमिनियम को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो यहां देखिए यहां होता ये है जो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 बनता है। ठीक है, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो सारे को आप बैलेंस कर सकते हो, इसमें से हम इसको जो है इसको हम बैलेंस करके आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है ना। अगर यहाँ हम 2 लगाते हैं तो यहाँ कितना हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 1 2 का हम करके दिखा देते हैं, बाकी का आप कर लेना, है ना, क्योंकि केमिकल बैलेंस करना अगर नहीं आता है तो फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे। 2 लगाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, HCl, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ अगर 6 लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 3, तो हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6
एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 3, मतलब 3 दूनी 6, 6, ये बैलेंस है। ये कितना है? बैलेंस है। यहां 2 लगा दो क्योंकि Al2 है। यहां कितना लगा दो? 2 लगा दो। और यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, अगर यहां हम 3 लगाते हैं, कितना लगाते हैं? 3। यहां हम अगर 3 लगा देते हैं, कितना लगा देते हैं? 3, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहां 3 लगा दीजिए, तो 3 दूनी 6 है ना, और SO4 3, ये देखिए ये बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब जिंक का करवा के देख लेते हैं इसी तरह। आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। तो देखिए यहां पे ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए Zn प्लस H2SO4 करके देख लो, क्या मिलेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप आयरन का भी करवा के देख सकते हो। Fe प्लस HCl का करवा लो तो क्या होगा? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। इसके बाद Fe प्लस H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा के देख लो, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार सारे अभिक्रियाएं होंगी और सारे अभिक्रियाओं में हमें देखने को मिलेगा कि लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। लेकिन यहां पे जो याद रखने वाली बात है वो क्या है? तो याद रखने वाली हमारी जो बातें हैं वो है कॉपर कोई अभिक्रिया, कॉपर कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। कॉपर कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, याद रखने वाली ये बात है। कॉपर जो है वो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अगर इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट करो। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं तनु नाइट्रिक अम्ल, जो कि हाइड्रोजन गैस, ये धातुएं जितने भी आप देख रहे हो इन सबसे अभिक्रिया करके प्राय हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। इससे पहले हम देख चुके हैं जो कॉपर जो है ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कॉपर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जितने भी धातु की श्रेणी आप देख रहे हो इसमें जो है HNO3 नाइट्रिक अम्ल या सोरे का अम्ल या सोरे का तेजाब, यहाँ पे आप देख रहे हो इस फार्मूले का नाम क्या है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सोरे का अम्ल या सोरे का तेजाब। ये प्राय धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या करता है? जब हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, किसी भी धातु से अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीजन को जोड़ देता है, और ऑक्सीजन जोड़ने के बाद उस हाइड्रोजन गैस को जल में क्या कर देता है? जल में उपचयित कर देता है। ऑक्सीकारक है इसके कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे। और खुद को किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में जो है अपने आप को नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में अपने आप को क्या कर लेता है? उपचयित कर लेता है, अपचयित कर लेता है। जैसे कि आप देख नाइट्रस ऑक्साइड में या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो आइए हम समझते हैं इस समीकरण को प्रयोग करके हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सभी धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यहाँ पे इस बात को हम समझते हैं, यहाँ पे इस लाइन को हम समझते हैं। ये प्रबल नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक या उपचायक है। कैसे है इसको हम समझते हैं। तो यहाँ देखिए आप, जैसे HNO3 हम लेते हैं और सोडियम को लेते हैं। ये देखिए ये अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन जो अलग होगा तो ये क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। फटाक से एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ देगा तो क्या होगा? यहां आप देख सकते हो। पहले तो इस अभिक्रिया को हम देखते हैं, सोडियम नाइट्रेट बनेगा,
NO3 बनेगा, प्लस यहां पे ये क्या किया है, प्रबल ऑक्सीकारक है, तो एक हाइड्रोजन जो गैस उत्पन्न हुआ है उसमें क्या किया है, ऑक्सीजन जोड़ दिया है, तो बन गया जल। क्या बन गया, वो जो हाइड्रोजन गैस है वो जल में चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन को ये अकेले नहीं जाने देता है, एक ऑक्सीजन सुरक्षा कर्मी इसके साथ लगा देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीजन सुरक्षा कर्मी इसके साथ लगा देता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पुनः जो है, ये प्रायः जो है जल में परिवर्तित हो जाता है, और खुद को ये अपने आप को क्या करता है, तो देखिए ये स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2 इत्यादि में अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो यहां पे अपचयित होगा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में होगा, NO2 में ये अपने आप को अपचयित कर लेगा। तो यहाँ पे इस समीकरण को आप समझ रहे हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये समीकरण संतुलित नहीं है, अगर यहाँ 2 लगा देते हैं ये समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस, ये दो कंडीशन, ये जो दो यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस प्राय धातु के साथ जो है नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दो हैं, जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये जो आप देख रहे हो मैग्नीशियम और मैग्नीज, इनके साथ जब इनकी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में ही ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इस दोनों अभिक्रिया में ही ये दोनों जो मतलब एलिमेंट भाग लेंगे, तत्व जो भाग लेंगे, जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये हम लेते हैं मैग्नीशियम, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम, जब इसकी अभिक्रिया HNO3 से हम करवाते हैं, ये जो HNO3 होगा इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना है, तनु, अति तनु नाइट्रिक अम्ल, अति तनु नाइट्रिक अम्ल लेंगे, क्या लेंगे, अति तनु नाइट्रिक अम्ल लेंगे, और मैग्नीशियम की अभिक्रिया इससे करवाएंगे, तो क्या बनेगा, तो यहां आप देखो ये बनेगा NO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे क्या होगा, निर्माण होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये समीकरण बैलेंस है, नहीं है, यहाँ 2 लगा देते हैं तो ये समीकरण बैलेंस हो जाता है। और मैग्नीज, जब ये मैग्नीज की अभिक्रिया तनु, किसमें, तनु नाइट्रिक अम्ल, मैग्नीज की अभिक्रिया, मैग्नीज की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया जब करवाएंगे, तो उस कंडीशन में भी जब मैग्नीज से अभिक्रिया करेगा तब ये प्राय हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहां आप देखो मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहां बनता है। यहां अगर हम 2 लगा देते हैं तो ये भी समीकरण क्या हो जाता है, प्राय बैलेंस हो जाता है। तो एक बार और समझ लेते हैं इस बात को, देखिए तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जब हम देखेंगे तो प्राय ये जितने भी आप देख रहे हो ना, अधिक क्रियाशील से लेकर के जितने भी आप देख रहे हो, यहाँ पे सारणी जो दिया गया है, इस सारणी में किसी के साथ अभिक्रिया करके ये प्राय हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा, सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं मुक्त होगा, क्योंकि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेशन का काम करता है, हाइड्रोजन जो उत्पन्न होता है उसमें ऑक्सीजन जोड़ देता है और उस हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देता है, ऑक्सीडेशन करा के किसमें परिवर्तित कर देता है, जल में, और अपने आप को किसमें चेंज कर लेता है, ये अपने आप को ये नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2 इत्यादि में अपचयित अपने आप को कर लेता है। ठीक है, तो ये बात है। अब हम, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट करिए, इसके बाद आगे हम तुरंत समझते हैं। तो हाँ, अब हम समझते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, अब जो हम समझने वाले हैं, अब जो हम समझने वाले हैं, धातुओं के अन्य धातु लवणों के विलयन के
साथ अभिक्रिया को हम समझने वाले हैं। धातुओं के अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया को हम समझने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसको हम अब समझते हैं। तो इसको हम प्रयोग के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो परख नली लेंगे। दो परख नली लेंगे। दो परख नली हमने लिया है। इसमें जो है, इस परख नली में जो है CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। इसमें जो है FeSO4 आयरन सल्फेट का विलयन लिया है गलित अवस्था में। ठीक है, ये है कॉपर सल्फेट, ये है आयरन सल्फेट। दो परख नली लिया है, एक में जो है कॉपर सल्फेट का विलयन है, एक में आयरन सल्फेट का विलयन है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रयोग में देखने वाले हैं, जो इसमें हम इसको हम चेक करेंगे। इसमें जो है एक आयरन की कील, आयरन का लोहे की एक कील को लेंगे और कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डुबाएंगे। एक आयरन की कील को लेंगे, क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको हम डुबाएंगे, कील को डुबाएंगे। और दूसरे परख नली में ये परख नली A और B, दूसरे परख नली में हम देखेंगे जो FeSO4 का है, इसमें क्या करेंगे, हम कॉपर की तार को या कॉपर की एक छोटी टुकड़ी या तार को इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, डुबोएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, डुबोएंगे। और इसको डुबाने के बाद, डुबोने के बाद क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए इसको हम इसी के अंदर छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम देखेंगे इस चीज को, इस प्रयोग को हम समीकरण के द्वारा आपको हम बताते हैं। समीकरण के द्वारा आपको हम बताते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पहला जो विलयन है, यानी इसमें आयरन प्लस ये विलयन किसमें, आयरन को किसमें, कौन से विलयन में डुबाए हैं, कॉपर CuSO4 के विलयन में हम लोगों ने इसको डुबाया है। दूसरा में क्या है, FeSO4, और इस विलयन में किसको डुबोया है हमने, कॉपर को डुबोया है। तो यहां पे आपको समझना है, इस बात को समझना है, जो पहला जो विलयन है इसमें कॉपर का जो रंग है, ये रंग कैसा है, नीला। कैसा है, नीला, नीला रंग का ये होगा। और ये जो आयरन है, यहां पे आप सारणी को देखो, यहां पे आप क्या देख सकते हो, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। अभिक्रियाशील धातु, यहाँ पे कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, ऊपर कौन है, आयरन है। तो स्वाभाविक सी बात है, आयरन इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो क्या करेगा, अभिक्रियाशील धातु उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, आयरन है। तो क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा। इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, FeSO4। और यहाँ पे आप देखो जो कॉपर को जो है इसके विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और ये कैसा कलर हो जाएगा, हरा, इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा रंग का ये हो जाएगा। कैसा कलर का हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा। ये विलयन है कैसा हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा। ये विलयन हरा रंग का हो जाएगा। और ये जो आयरन है, स्कील के ऊपर, स्कील के ऊपर भूरा 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 जो है इसकी परत जो है जमा हो जाएगी इस आयरन की कील के ऊपर। तो यहां पे आप समझो, ये जो दूसरी प्रयोग मतलब परख नली है, इसके अंदर जो है आप
अब तो आप समझ सकते हो, जो ये जो विलयन है, मतलब कॉपर सल्फेट का जो विलयन लिए हैं, मतलब आयरन सल्फेट का जो विलयन लिए हैं, इसमें अगर कॉपर की कील को अगर डुबाएंगे तो कोई परिवर्तन देखने को हमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि आयरन का जो विलयन विलयन है, इसमें क्या है, गलित अवस्था में इसको जब लिए हैं, ये क्या है, ये अधिक अभिक्रियाशील है। किसके अपेक्षा? कॉपर के अपेक्षा। कॉपर की कील पे जो है, इसमें कोई परिवर्तन जो है, मतलब इस सल्फेट विलयन में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। कौन नहीं डाल पाएगा? इसकी कील। लेकिन कॉपर सल्फेट की जो विलयन है, उसमें जो है आयरन की कील जो है परिवर्तन कर देगा। यानी पहले तो विलयन नीला से हरा हो जाएगा और ये आयरन की कील के ऊपर भूरे रंग की जो है परत जमा हो जाएगी, भूरे लाल रंग की परत जो है क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो इसको आपने समझा, यहाँ पे क्या हुआ है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिक विलयन से उसको विस्थापित कर देते हैं। इसी प्रकार आप जिंक को ले सकते हो, जिंक को देख सकते हो, जिंक और कॉपर SO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर इसको हम डुबोएंगे तो क्या होगा, जिंक क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो क्या होगा, इसको विस्थापित कर देगा, ZnSO4 इसके विलयन से क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो इस बात को आपने समझ लिया। तो अब हम एक हमारे जो एनसीईआरटी किताब है उसमें एक प्रयोग दिया हुआ है, मतलब एक छोटा सा बिंदु दिया हुआ है। वो बिंदु है अम्ल से ही रिलेवेंट है, एक्वारेजिया। क्या है? एक्वारेजिया। यहाँ साइड में हम इसको समझ लेते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, ये एक्वारेजिया क्या है? तो ये क्या है, ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल के 3:1, 3:1 के अनुपात में अगर हम मिलाते हैं तो ये भभकता हुआ द्रव, ये क्या है, एक भभकता हुआ द्रव, ताजा ताजा HCl और HNO3 के 3:1 के अनुपात को हम अगर लेते हैं, ये भभकता हुआ द्रव जो सोना और प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखती है। इसमें से अगर एक को भी अगर हम निकाल दें तो इसकी कैपेसिटी नहीं है कि सोने को गला दे। अगर ये दोनों मिल गया तो ये भभकता हुआ द्रव सोने और प्लेटिनम को भी गलाने की क्षमता रखता है। ये एक प्रबल संक्षारक भी है। सोने चांदी की, गहने की, ज्वेलरी की जो दुकान होती है वहां पे सोने की धुलाई में इसका यूज किया जाता है, सोने को गलाने में इसका यूज किया जाता है, प्लेटिनम को गलाने में इसका यूज किया जाता है। ये क्या है, एक एक्वारेजिया, जिसे हम शाही जल के नाम से जानते हैं। ये HCl HNO3 का 3:1 के अनुपात में एक विलयन है, जिसे भभकता हुआ द्रव या इसे हम प्रबल संक्षारक या इसे शाही जल के नाम से भी हम जानते हैं। ये एक्वारेजिया है। तो आइए अब हम सारे बातों को हम समझ लिए हैं। लास्ट में ये जो बिंदु है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। एक्वारेजिया, इसकी जो है मतलब HCl HNO3 का कितने अनुपात में इसका जो है मिश्रण विलयन जो है तैयार किया जाता है, तो 3:1 के अनुपात में विलयन तैयार किया जाता है। ये सारे बातों को हमने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, शायद आप समझ पाए होंगे। तो अगर मैं आपको समझा पाया हूँ तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में और नई अभिक्रिया के साथ, धातु और मतलब धातुओं की और रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ जो है, गुणधर्मों के साथ, जो रासायनिक गुणधर्मों के साथ जो है, हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।